और इसीलिए सभी विभाग मौजूद हैं। अब बारी है उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की, क्योंकि 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव जल्द होने जा रहा है। 9 में से 7 सीट पर पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। वो कौन कौन सी सीटें हैं वो आपको बता रहे हैं। फूलपुर, करहल, कुंदरकी, सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के पास है। मीरापुर, कटेहरी, मझवा सीट भी समाजवादी पार्टी के पास है। सपा ने अपनी सहयोगी दल कांग्रेस को 2 सीट देने का मूड बना लिया है। गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट कांग्रेस को दे दी गई है, यानी कि अब साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव में भी, उपचुनाव में भी नजर आएगी चुनाव लड़ते हुए। बाकी 7 सीटों पर पहले ही समाजवादी पार्टी ने जो अपने लड़ाके हैं वो उतार दिए। तो बड़ी अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई है। हालांकि अभी सब ये है कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर किसी भी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। उपचुनाव घोषणा के दूसरे दिन जो याचिका थी वो वापस हो गई है। बड़ी अपडेट मिल्कीपुर से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है। बीजेपी ने अभी किसी भी सीट पर जो अपना कैंडिडेट है वो उतारा नहीं है। समाजवादी पार्टी जहां पहले से 7 कैंडिडेट्स उतार चुकी है, बीजेपी और गठबंधन दलों में सीट को लेकर बात स्पष्ट अभी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं गई है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, सभी सीटों को लेकर हमारी तैयारी है और हम पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। जहां तक मिल्कीपुर का मामला, समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में अपनी हार सुनिश्चित मानकर चुनाव टलवाना चाहती है और उसका कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो कल जिस प्रकार से उन्होंने याचिका, जो वापसी के लिए याचिका लगी थी, समाजवादी पार्टी के सांसद जी के वकील और समाजवादी पार्टी अधिवक्ता महासभा के लोगों ने जिस प्रकार से विरोध किया, वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा को प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सोशल मीडिया से के माध्यम से लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय न्यायालय में उन्होंने उस याचिका का विरोध किया है, उससे निश्चित रूप से परिलक्षित होता है कि समाजवादी पार्टी डरी हुई है और समाजवादी पार्टी चुनाव में नहीं जाना चाहती। अगर वो मिल्कीपुर चुनाव में समय से कराना चाहते हैं तो उन्हें आयोग जाना चाहिए, आयोग में लिख के देना चाहिए। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं इतने खेल खेलने के बाद, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहां हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है, कम से कम 2 दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें। समाजवादी पार्टी चुनाव को लेट कराना चाहती है और वो काफी डर गई है। नहीं तो हमारे उच्च पदाधिकारीगण चुनाव आयोग से उन्होंने बात कर ली थी, उसी डेट पे चुनाव होने की बात हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। पर जो पेच आज समाजवादी द्वारा फंसाया गया ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, निंदनीय रहा। जो बात बड़ी बड़ी करते थे कि मिल्कीपुर में भाजपा डर गई है, भाजपा डरी वरी नहीं है। समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से डर गई है, पूरा उनका नेतृत्व डर गया है। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत बड़े वोटों से जीतकर आएगी। तो देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जो पेच है वो फंसा हुआ है। इसको लेकर दल बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में। अभी आपने समाजवादी पार्टी की बात सुनी और आपने बीजेपी के नेताओं को भी सुना। लगातार एक दूसरे पर जो दल है वो हमलावर हो रहे हैं। इस मामले में बातचीत करने के लिए इस वक्त इस खबर पर कई सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे। मुजफ्फरनगर से सचिन है, धीरेन्द्र मेरे साथ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ संदीप खेर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे फिलहाल इसको लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं।
देखिए बहुत ही खास सीट है। देखिए मिल्कीपुर अयोध्या से सटी हुई सीट है और देखिए सभी को पता है कि अवधेश प्रसाद जो है वो यहाँ से देखिए जो है वो विधायक रहे थे। अब देखिए इस पर देखिए नज़र दोनों पार्टियों की इसलिए भी है। अखिलेश यादव की नज़र क्यों है? क्योंकि अयोध्या जो सीट भाजपा हारी थी, जिसके बाद उसकी किरकिरी हुई थी, तो वो चाहते हैं कि ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी भी देखिए यही चाहती है कि जो अयोध्या की सीट को लेकर भाजपा की किरकिरी हुई थी वो मिल्कीपुर सीट को ना लेकर हो। अब देखिए दोनों में जो पेच फंसा है, दोनों ही पार्टियां देखिए दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं एक दूसरे पर, क्योंकि मिल्कीपुर सीट जो है वो बहुत हॉट सीट है। तो दोनों में से किसी पार्टी की देखिए प्रतिष्ठा तो इसमें जरूर लगी हुई है, वो चाहे भाजपा हो वो चाहे समाजवादी पार्टी हो। माहौल समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि ये तैयार था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हार रही थी, इसलिए उसने इस तरीके का जो है वो ड्रामा खेला कि कल बाबा गोरखनाथ पहुंचते हैं, याचिका वापस लेने की बात करते हैं, लेकिन जो है वो याचिका वापस लेते समय समाजवादी पार्टी के नेता वकील वहां पर मौजूद होते हैं। अब ये देखना देखिए दिलचस्प है कि मिल्कीपुर में चुनाव होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन अन्य सीटों को लेकर भी देखिए बहुत खेल फंसा हुआ है। सीटों को लेकर भी खेल फंसा हुआ है, इस पर आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। प्रयागराज से सहयोगी जो है धीरेन्द्र भी लगातार जुड़े हुए। धीरेन्द्र, ये बताइए कि प्रयागराज में जो इससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो सामंजस्य था वो बहुत बेहतर तरीके से देखने को मिला। इस बार के क्या हालात है? क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनावों के लिए कहा जाता है कि इन चुनावों की परिस्थितियां अलग होती हैं, जो चीजें होती हैं, राजनीति भी थोड़ी अलग होती है, मुद्दे भी अलग होते हैं। तो क्या इस वक्त वहां का जो माहौल है वो देख पा रहे हैं आप? देखिए स्वाति, जैसे लोकसभा के चुनाव का जिक्र आपने किया है, तो लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज में केवल एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, बाकी सीटों पे उन्हें करारी शिकस्त पर हाथ लगी है। अब फूलपुर से जो प्रवीण पटेल थे वो विधायक बन गए थे, उसके बाद ये सीट खाली हुई है और इस पे अब उपचुनाव होना है और 13 नवंबर को यहाँ पर वोट डालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम चेहरे को उतार दिया है। हालांकि इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है तो आखिर क्या समीकरण बनता है। लेकिन जिस तरीके से वोटरों में नाराजगी थी और खास करके बेरोजगारों में नाराजगी थी, उस खाई को पाटने के लिए स्वयं योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे थे और वहां पर फूलपुर में जाकर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया था और साथ ही साथ रोजगार मेला लगाया था, जिसमें कई बेरोजगारों को रोजगार बांटा गया था। अब इस सब को लेकर हालांकि परिस्थितियां अलग होती हैं, लोकसभा के चुनाव की परिस्थिति और मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं और ये उपचुनाव में मुद्दे भी अलग होते हैं। हालांकि कहा जाता है कि जो पार्टी जिसकी सरकार रहती है उपचुनाव उसी के पक्ष में होता है, लेकिन इस बार का उपचुनाव कुछ अलग ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को इलाहाबाद मंडल में करारी शिकस्त हाथ लगी है, तो उसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं काफी उत्साहित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। लेकिन लगातार जिस तरीके से सपा का उम्मीदवार लोग वोटरों के बीच में जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी कब प्रत्याशी का ऐलान करती है, उसके बाद ही फिर जो चुनावी सरगर्मी है वो और तेज होगी। जी बिल्कुल। और सचिन भी मेरे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मीरापुर सीट पर चुनाव होने जा रहा है। सचिन, ये बताइए कि वहाँ की क्या स्थिति, वहाँ चुनाव को लेकर क्या जिस तरीके से जंग है वो देखने को मिल रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 7 कैंडिडेट्स पहले उतार दिए, दो सीटें बताया जा रहा है कि कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है। तो यहाँ की क्या स्थिति आप देख रहे हैं मीरापुर की? देखिए स्वाति, जिस तरह से देर रात्रि समाजवादी पार्टी ने मीरापुर उपचुनाव में अपनी प्रत्याशी जो उतारी है वो सुबुल राणा है, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है कादिर राणा, उनकी पुत्र वधू है। और बताया ये जा रहा है कि लोगों की, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो पूर्व सांसद और कद्दावर नेता है कादिर राणा, उनकी यहाँ दावेदारी प्रबल मानी जा रही थी, क्योंकि वो काफी समय से यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे थे अपने पुत्र के लिए। लेकिन उनकी पुत्रवधू को टिकट मिला है। हालांकि अभी आरएलडी या बीजेपी की द्वारा किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर चाहे वो आजाद समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, वो भी लगातार क्षेत्र में एक्टिव है और उपचुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने का दावा कर रही है। लेकिन अगर मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव की हम बात करें तो यहाँ 3.25 लाख के करीब मतदाता है, जिसमें अधिकतर
मतदाता 1.25 लाख के करीब मुसलमान है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम दावेदारी जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने खेली है वो कहीं ना कहीं एक रामबाण कहा जा सकता है कि कादिर राणा को टिकट देना, उनके परिवार को टिकट देना समाजवादी पार्टी के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्योंकि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का चेहरा कौन होगा और आरएलडी के प्रत्याशी का चेहरा कौन होगा और बसपा के प्रत्याशी का चेहरा कौन होगा, क्योंकि अभी तक इन तीनों ही पार्टियों ने यहाँ से अपने किसी भी प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं किया है। लेकिन अब तक की जमीनी हकीकत की बात यही है कि कादिर राणा यहाँ चुनाव में आगे दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट, आपने जैसा कि बताया कि जो शाहनाजर हैं उनको उतारा है, तो क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं? क्योंकि बीएसपी भी लगातार तैयारी में नजर आ रही है काफी ज्यादा। संजीव बालियान का ये क्षेत्र माना जाता है। जी देखिए, संजीव बालियान का ये बिल्कुल क्षेत्र माना जाता है। मुजफ्फरनगर की विधानसभा पड़ती है मीरापुर, जहां अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान हार गए थे और समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक जो कद्दावर नेता है, वो किसानों के बड़े नेता है, वो यहाँ से सांसद है। उनकी भी इस समय साक्ष्य बताने के लिए ये मीरापुर उपचुनाव पर वो भी लगे हुए। उनका कहना है कि यहाँ हर संभव प्रयास किया जाएगा और समाजवादी पार्टी के खाते में हम मीरापुर सीट को पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन बसपा जो, जैसा कि शाहनजर को टिकट देने की बात थी, तो अनुमान ये भी है कि बसपा यहाँ से टिकट चेंज कर सकती है। लोकसभा में जो प्रत्याशी रहे हैं दारा सिंह बसपा से मुजफ्फरनगर में, उनका टिकट हो सकता है सूत्रों के अनुसार माने तो, क्योंकि अभी जिस तरह से कादिर राणा को मुस्लिम चेहरा बनाकर समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है उनकी पुत्र वधू को, तो कहीं ना कहीं कादिर राणा के सामने मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा करना उचित नहीं है। टक्कर होगी जैसा कि आप बता रहे हैं, क्योंकि जातीय समीकरण यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और 50,000 से ज्यादा जो अनुसूचित मतदाता है वो यहाँ पर काफी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मीरापुर की बात हो रही है। सीसमो सीट से जो विधायक थे इरफान सोलंकी, उनकी पत्नी को यहाँ पर टिकट दिया गया है और ये तमाम सीटें अभी खाली हुई, जिसके बाद इन तमाम सीटों पर उपचुनाव होना है। और ऐसे में जो 9 सीटें हैं उन पर जो कैंडिडेट्स हैं उनका ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में देने जा रही है समाजवादी पार्टी। तो ये 9 सीटें हैं और इनका जातिगत समीकरण क्या है, कौन कौन से जो प्रत्याशी हैं वो रहेंगे। और क्योंकि ये सभी सीटें बेहद हाई प्रोफाइल सीटें हैं, चाहे कानपुर की बात कर ले या फूलपुर की बात कर ले, यहाँ पर तमाम दलों ने अपनी पूरी जो रणनीति है वो भिड़ा डाली है। 9 सीटों पर जहाँ उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है और अब तमाम दलों के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से वो अपनी रणनीति बनाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहले ही 7 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। संदीप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और लोकेश भी मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं लोकेश का। लोकेश, ये बताइए कि गाजियाबाद में भी चुनाव होना है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, गाजियाबाद में भी 3 साल के बाद एक बार फिर से उपचुनाव हो रहे हैं गाजियाबाद सदर सीट के लिए और तैयारियां पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से शुरू की जा चुकी हैं। आज से नॉमिनेशन अभी शुरू हो चुके हैं प्रक्रिया। हालांकि पहले दिन कोई भीड़ भाड़ नहीं है और कोई भी यहाँ पर पहुंचा नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ लोग फॉर्म्स लेने के लिए जरूर आ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि जो मैक्सिमम जो नॉमिनेशंस फाइल किए जाएंगे वो 21-22 तारीख के बाद किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक केवल अगर आजाद समाज पार्टी को आप छोड़ दें और बीएसपी को छोड़ दें तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जिसने अपने कैंडिडेट का नाम घोषित किया हो। बीजेपी में अंदर एक लंबी फहरिस्त है जिसपे कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो ये सीट जो है दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के खाते में गई है, जैसा कि पहले भी तय हो चुका था। और फाइनली जब 7 सीटों पर समाजवादी अपने कैंडिडेट फील्ड कर चुकी है तो केवल गाजियाबाद और खैर की सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। तो यहाँ पर कांग्रेस से कौन कैंडिडेट होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस में सीट शेयरिंग हो सकती है, लेकिन बीजेपी लगातार नामों पर मंथन कर रही है। लोकेश, पहला नाम तो संजीव शर्मा का बताया जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव में ये मेयर पद के लिए भी दावेदारी ठोक चुके हैं। संगठन के और भी कई नेता जो सबसे ज्यादा दावेदारी में ऊपर चल रहे हैं, इनको लेकर क्या स्थिति दिख पा रही है बीजेपी की अभी? देखिए, बीजेपी की बात करें तो सबसे मजबूत दावेदारी यहाँ के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा की है, क्योंकि जब से वो महानगर अध्यक्ष हैं कई चुनाव ऐसे हैं जो कि लगातार पार्टी जीतती आई है और एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और पिछली बार अगर चुनाव की बात करें जो मेयर की सीट के लिए बात हो, इनकी पत्नी जो है ये दावेदार थे इनकी पत्नी के तौर पर कि इनकी पत्नी को वहाँ पर टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
लेकिन लोकेश, अभी आपके कई पास और ऐसे वापस कह रहे लौटेंगे। हैं। संदीप भी मेरे साथ मौजूद है, लगातार इस पर चर्चा हो रही है। संदीप, अगर इन 9 सीटों की ऑल ओवर बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चर्चा हो रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, लेकिन बीजेपी अभी तक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन होगा कैंडिडेट। कब तक आ सकती है लिस्ट बीजेपी की, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, इसी मुद्दे को लेकर मेरी अब से कुछ देर पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से बात हुई थी कि अब तो आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। भाजपा ने अभी तक अपने नामों की लिस्ट नहीं जारी की, तो उनका कहना यह है कि हमारी पार्टी कोई परिवार या व्यक्ति एक विशेष की पार्टी नहीं है। केंद्रीय समिति जो है वो चुनाव के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। हमारी तरफ से सभी नामों को देखिए आगे भेज दिया गया है। देखिए, भाजपा की तरफ से नामों को देर से ऐलान करने का एक कारण और है, क्योंकि एक एक सीट पर 3-3 लोगों का नाम भेजा गया है। क्योंकि देखिए, जातिगत आंकड़े के हिसाब से भाजपा इस बार प्रत्याशी उतारेगी। पिछली बार सपा के पीडीए ने जिस तरीके से भाजपा को नुकसान पहुंचाया था, भाजपा समझ नहीं पाई थी, लेकिन इस बार भाजपा इसको समझ रही है। इसका गहनता से विश्लेषण कराया गया है, सर्वे भी कराया गया है। तो भाजपा ने देखिए इसलिए कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट समझ कर बीजेपी कदम रख रही है। वो एक कहावत भी है संदीप, आपने भी सुनी होगी कि दूध का जला जो व्यक्ति होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यही वजह है कि रणनीति में काफी सुधार किया है बीजेपी ने इस बार। बीजेपी और काफी जो रणनीतियां इस बार बीजेपी की बहुत अलग दिख रही हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं नेता। सारी चीजें अचानक ही सामने आएंगी संदीप, लग रहा है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि क्योंकि देखिए यहाँ पर भाजपा के लिए कई चुनौती भी है। देखिए, सीसामऊ की जो सीट है, देखिए भाजपा के लिए चुनौती है। करहल सीट जो है, और उसी के साथ साथ देखिए जो अन्य, अगर मिल्कीपुर पर चुनाव होता तो ये भी देखिए भाजपा के लिए एक बहुत कड़ी चुनौती थी। कटहरी सीट की बात कर ले, क्योंकि वहाँ पर भी देखिए जो मुस्लिम प्रत्याशियों या मुस्लिम की अगर हम वहाँ पे बात कर लें, वोटर्स की देखिए संख्या जो है वो ज़्यादा है। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनौती मानकर चल रही है। क्योंकि देखिए, इन सीटों पर जो है वो दलित की बात करें, कुर्मी की बात करें, राजभर की बात करें, निषाद समाज की बात करें, चाहे वो मझुआ हो, चाहे वो कटहरी हो, तो यहाँ पर देखिए प्रभाव बहुत है। कुंदरकी की देखिए अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी देखिए सोच समझकर एक एक जातिगत आधार पर देखते हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हाल देखिए सभी ने देखा था, मात्र 37 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस उपचुनाव में सीटों का परिणाम खराब आ जाए, तो फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में दिक्कत होगी। लोगों को लगेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आ रहा है। इसी के आधार पर जो विधायक होंगे वो फिर अपने आगे की रणनीति तय करेंगे कि आखिर उनको रुकना कहां पर है, किस पार्टी का साथ देना है। 2027 के चुनाव भी बहुत इम्पैक्ट वाले चुनाव होंगे, क्योंकि बहुत कम समय रह गया, 2 साल से कम का समय रह गया है। वहां पर भी नदीम भी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैनपुरी से। मैनपुरी का हाल बताएंगे। मैनपुरी के लिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का एक गढ़ रहा है ये, और अभी भी वहाँ ये गढ़ कायम है समाजवादी पार्टी के लिए। वहाँ पर क्या स्थिति है, समाजवादी पार्टी की क्या कोशिश है, बीजेपी को आप नदीम कहाँ देख रहे हैं? देखिए, अगर करहल जो विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसकी अगर बात की जाए तो करहल जो विधानसभा है वो एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी के खाते में है, और समाजवादी पार्टी का उस खाते को होने के चलते गढ़ कहा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी की जो संस्थापक थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी शिक्षा दीक्षा या उनकी राजनीति की शुरुआत करहल से ही हुई थी। तो करहल से उनका एक व्यक्तिगत पारिवारिक लगाव है, क्योंकि करहल से सैफई की दूरी सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की है। उस लहजे से जो करहल की आम जनमानस थी उसका मिलना मिलाना या उनके बीच में नेताजी के बीच में सुख दुख शेयर करना ये बहुत आसान था। तो इसी का एक सबसे बड़ा क्रेडिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है करहल सीट को जीतने के लिए, लेकिन जीत तो जब होगी जब प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। आज हालांकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, आज से कलेक्ट्रेट में समाजवादी पार्टी की अखिलेश ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। बीजेपी के लिए भी कहा जा रहा है कि बीजेपी भी जातिगत समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश करेगी। यादव बाहुल्य पूरी सीट मानी जाती है, यादवों का दबदबा है। इससे पहले भी यहाँ पर निर्णायक साबित होते हैं यादव, जो वोट बैंक है। जी बिल्कुल, यहाँ यादव वोट बैंक इसलिए निर्णायक साबित होती है क्योंकि जो करहल विधानसभा है उसमें सबसे 1 नंबर पे अगर मतदाता कोई आता है वो यादव आता है, और दूसरे नंबर पे अन्य जातियां आती हैं।
तो दूसरे नंबर पे अगर मुस्लिम को माना जाए तो यादव और मुस्लिम का जो फैक्टर जो समीकरण है वो वोट बैंक है, अगर वो वन साइड पूरा एक तरफ मूव कर जाएगा तो उसमें कोई कोर कसर नहीं बचेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि किस प्लानिंग के तहत, किस रणनीति के तहत ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जिससे मुझे जीत आसान हो सके या मुझे जीत हासिल हो सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। तो करहल सीट जो है वो बहुत दिलचस्प सीट है। पूरे उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है उन सब में बेहद दिलचस्प सीट जो नजर आ रही है वो करहल है। तो करहल जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ को लिहाज से देखते हुए करहल बहुत मजबूत सीट नजर आ रही है। बीजेपी अपने जातिगत समीकरण को साध पाएगी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मुकेश भी मेरे साथ अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं, क्योंकि खैर यहाँ पर सीट है जहाँ पर लगातार तमाम तैयारियां बीजेपी और समाजवादी पार्टी की दिखेगी। वहाँ का हाल बताएंगे मुकेश। मुकेश, आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इससे पहले सपा गठबंधन को सबसे ज्यादा यहाँ पर वोट मिले, क्या स्थिति आप देख रहे हैं? स्वाति, देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी गठबंधन की सीट यानी कि कांग्रेस को दे दी है, जो अलीगढ़ खैर विधानसभा की सीट है, और गाजियाबाद की भी, यहाँ पर देखा जा रहा है जैसा कि अब तक साफ तौर से पता था कि समाजवादी पार्टी ने अब तक कोई खाता नहीं खोला। कहीं ना कहीं इसी वजह से कांग्रेस को ये सीट उसको दी गई है, क्योंकि कांग्रेस पहले भी यहाँ पर अपना दबदबा बना चुकी है। शुरुआती दौर में कांग्रेस ही यहाँ पर अपनी सीट निकाल के लाई थी, उसके कहीं बाद जाकर भाजपा, कांग्रेस और बसपा ने अपना जो भाजपा और आरएलडी ने और कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने अपना खाता खोला था। लेकिन इस वक्त जो है अब दोनों ही पार्टी यानी गठबंधन की पार्टी अपने प्रत्याशी को यहाँ पर लड़ाएंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बात का जो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। हालांकि अभी प्रत्याशी का नाम किसी भी पार्टी का यहाँ घोषित नहीं है। सभी पार्टियों के जो लोग हैं अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार जो है दिल्ली जो है उनकी नज़रें बनी हुई है, बैठक चल रही है लगातार कि किसका नाम कौन किसकी लिस्ट में शामिल होगा। ये तो अभी देखने वाली बात है। जाट वोटर्स और वैश्य वोटर सबसे ज्यादा है, और वैश्यों के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो संख्या होती है वो निर्णायक होती, किसी को भी जिताने में पूरी तरह से वो मादा रखती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटों पर अधिसूचना जारी हो चुकी है और आज से उन सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद 56 गाजियाबाद जो विधानसभा सीट है उसके लिए भी चुनावी प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये एंट्री गेट है कलेक्ट्रेट के पिछले हिस्से का। वहाँ पर अगर आप देखें तो पुलिस की तैनाती की गई है। अंदर आने वाले हर एक शख्स की फ्रिस्किंग की जा रही है और उसके बाद कुछ इस तरफ से एंट्री दी गई है। ये पहली बार है कि एक 20 साल के बाद इस सीट पर दोबारा से जो है वो उपचुनाव हो रहा है। वजह यह है कि 2004 में जब गाजियाबाद के ही विधायक सुरेंद्र प्रकाश गोयल सांसद बन गए थे तो 2004 में इसी सीट पर समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र कुमार मुन्नी ने जीत दर्ज की थी और उसके ठीक 20 साल के बाद आप कहें तो यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर तमाम तरीके की जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो शुरू की गई है। आज से चूँकि नॉमिनेशन चालू हुए हैं तो पहले दिन इस तरीके की भीड़ की आशंका भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली अभी तक किसी भी यूँ कहें कि पार्टी ने घोषणा नहीं की है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से घोषणा जरूर की जा चुकी है, बीएसपी की तरफ से भी है। लेकिन जो और पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के खाते में सीट 2022 में जो थी वो कैंडिडेट यहाँ से दिया गया था। अब चूँकि गठबंधन है तो गाजियाबाद की सीट कांग्रेस के खाते में गई है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही इस पर प्रत्याशी घोषित करेगी, क्योंकि लास्ट नॉमिनेशन का दिन जो है वो 24 तारीख है और उसके बाद यहाँ पे नॉमिनेशन का प्रोसेस बंद हो जाएगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद।